Hello everyone, this is योगेंद्र कुमार देवांगन फ्रॉम बिलासपुर IAS एकेडमी। सो फ्रेंड, आज हम CGPSC मेंस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर आज जो क्वेश्चन दिया गया था उन क्वेश्चन पर आज हम डिस्कशन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे उन सभी का आंसर कैसे लिखा जा सकता है और उनके आपके संभावित मॉडल आंसर क्या हो सकते हैं। तो मैं मॉडल आंसर के साथ आपको यहाँ पर डिस्कशन करूँगा। सो फ्रेंड, आज के जो डिस्कशन टॉपिक है उसको हम मेनली 4 टॉपिक में डिवाइड करके देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक में देखेंगे कॉमन मिस्टेक। आपकी जो कॉमन मिस्टेक है, आपने आंसर लिखते टाइम जो कॉमन गलतियाँ की हैं उन पर हम आपका 2 मिनट बात करेंगे। फिर जो आपके जो कॉमन क्वेश्चन है उनको देखेंगे। फिर आपका जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन ने पूछा था, जैसे बताइए, चर्चा कीजिए, टिप्पणी करें, व्याख्या करें, परीक्षण करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, ये सब जो आपके कीवर्ड हैं तो इन कीवर्ड पर हम आपका डिस्कशन करेंगे। देखेंगे आपका कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको कैसे आंसर करना है। और फिर लास्ट में जो हमारा जो मेन आपका इस जो आपका आज का डिस्कशन वीडियो है, मॉडल आंसर डिस्कशन, या फिर आपके जो आपका टेस्ट 1 का जो आपका डिस्कशन है उस पर आज हम आपका बात करेंगे। तो सबसे पहले कॉमन मिस्टेक पर बात करेंगे, फिर आपका सेकंड हम आपका मॉडल आंसर पर जो डिस्कशन है उसको लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा करके मैं सीधा आपका मॉडल आंसर डिस्कशन पर आएंगे। और फिर आपका यदि टाइम रहा तो कॉमन क्वेश्चन और कीवर्ड पर हम बात करेंगे। यदि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो हम आपका क्या करेंगे, कीवर्ड को स्किप कर देंगे और कीवर्ड के लिए हम आपका एक नया वीडियो बना देंगे। वो 15-20 मिनट का रहेगा, जिसमें जो कीवर्ड्स होता है उस कीवर्ड को आप अच्छे से समझ कर आंसर कर सकें। वैसे जो कीवर्ड रहता है पीछे में, जो आपके जो सेंटेंस है, जो क्वेश्चन रहता है उसके पीछे आपका कीवर्ड है, उन कीवर्ड का छत्तीसगढ़ PSC में उतना ज़्यादा महत्व नहीं है। महत्व है, लेकिन आपका जैसे UPSC में जितना महत्व होता है उतना महत्व यहाँ पर नहीं, स्कोप उतना आपका नहीं है। तो उस पर हम आपका अलग से एक वीडियो बना देंगे यदि वीडियो लंबा होता है। यदि वीडियो छोटा रहा तो इसी में हम आपको इसको समअप कर देंगे। सो फ्रेंड, चलिए देखते हैं आज का पहले टेस्ट पेपर का आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने आपका क्वेश्चन दिया था, आप सभी को पता होगा, 2 मार्क्स के हमने आपका 10 क्वेश्चन दिया था, 4 मार्क्स से 5 क्वेश्चन, 8 मार्क्स से 5 क्वेश्चन एंड आपका 15 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन दिए थे। टोटल हमने आपके इसमें क्वेश्चन दिया था आपका 110 मार्क्स का। सो फ्रेंड, चलिए देखते हैं आपका इस पर आप जो आंसर लिखे हैं, इन आंसर में आपके जो कॉमन मिस्टेक है उन कॉमन मिस्टेक को हम आपका देखते हैं। आपकी जो सामान्य गलतियाँ हैं उस पर पहले बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले आप लोगों में जितने लोगों ने आपका आंसर सबमिट किया उनमें मैक्सिमम लोग का मैंने कॉपी देखा है। आप में से मैक्सिमम लोग का जो कॉपी देखा उनमें सबसे पहले हमें कमी यह दिखाई दिया है कि आप सभी ने आपका क्वेश्चन के डिमांड को आपने समझ ही नहीं पाया है और क्वेश्चन को डिमांड को बिना फुलफिल किए आप आंसर कर दिए, बिना समझे उसको आपने आंसर राइट कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी, आपने समझा ही नहीं आपका क्वेश्चन में क्या पूछा गया और आपने बिना क्वेश्चन पढ़े आपने क्या किया, बहुत स्पीड से पढ़े या फिर आपको समझ नहीं आया होगा, ये भी हो सकता है, या फिर आपने समझने का प्रयास नहीं किया होगा। आपने बिना पढ़े क्या कर दिया आंसर। जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने, उदाहरण के लिए जैसे हमने एक पूछा था, छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के सामंतवाद के उदय को स्पष्ट कीजिए। अब हमने उदय, सामंतवाद के उदय को पूछा था, सामंतवाद उदय, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। मैक्सिमम का सभी ने इसी को लिख दिया, उन्होंने सामंत को लिख कर आ गए, उन्होंने छत्तीसगढ़ के सामंतों के बारे में लिख कर आ गए। जो प्रमुख सामंत थे कलचुरी काल में आपका, जैसे पृथ्वीदेव द्वितीय के काल में था, जाजल देव के काल में था आपका, और आपका रत्नदेव तृतीय, इन सब के सामंतों के नाम लिख दिए छत्तीसगढ़ में। ये प्रमुख सामंत और सामंतवाद दोनों में अंतर होता है, आपको इसको समझना होगा। सामंत मतलब क्या होता है, आपका किसी राजा के अधीनस्थ कोई शासक होता है। कोई यदि कोई राजा है, आपका किंग है वहाँ का, उस क्षेत्र का, और उसके अधीनस्थ कोई कार्य कर रहा है, उसके शासन को हैंड ओवर करके थोड़ा बहुत उसको आपका प्रत्यायोजन कर देता है, तो उसी को हम आपका सामंत कहते हैं। लेकिन आपका जब वही सामंत आपका वास्तविक रूप से शासक बन जाता है, या जो वास्तविक शासक के स्थान पर आकर शासन करना शुरू कर देता है, या उसे किसी एक एरिया का प्रॉपर वो आपका क्या हो जाता है, हेड हो जाता है, और उन लोग का जब शासन व्यवस्था शुरू होता है तब उसे सामंतवाद कहा जाता है। तो दोनों में अंतर है आपका सामंत और सामंतवाद में। और सभी ने आंसर क्या लिखा है, सामंत को, किसी ने भी नहीं लिखा है सामंतवाद। और वहाँ पर हमने सभी का आंसर काट दिया, तो बहुत लोग को हमने आपका आपत्ति, और फिर भी हमने आपका वहाँ पर मार्क्स दिए। 2 मार्क्स का था, फिर भी हमने आपका 2 मार्क्स, 2.5 मार्क्स, 3 मार्क्स तक हमने वहाँ पर आंसर भी आपका किया, दिया हुआ मार्क्स दिया हुआ वहाँ पर। तो आप इसको समझेंगे। दूसरा, आपको जो पूछा गया है उसे आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपको जो पूछा गया वही आपको लिखना है, आपको उससे बाहर आपको जाकर नहीं लिखना है। आपको जैसे एक क्वेश्चन पूछा था हमने आपका कि आपका कल आपका है क्वेश्चन आप कि सोना खान विद्रोह सफल विद्रोह या असफल विद्रोह। तो आपका उस मैक्सिमम लोगों ने क्या किया, उसमें आंसर सब ने सोना खान विद्रोह को आपका बताना शुरू कर दिया। आपको सोना खान विद्रोह नहीं बताना है, बल्कि अब
शुरू आपको यहाँ से करना है कि सोना खान विद्रोह सफल है या फिर असफल। आपको इन्हीं चीज़ों पर बात करना है, ना कि सोना खान विद्रोह को आपको लिस्ट डाउन करना है। आपको पूरा सोना खान विद्रोह नहीं बताना, लास्ट में आप आधे लाइन पे बोल दिए कि सफल है, कई लोग थोड़ा सा आधे लाइन पे बोल के असफल, पहले पूरा सोना खान को समझाना है। यहाँ पर आपको सोना खान के विद्रोह से कोई मतलब नहीं, हमको आपको ये बताना है कि सोना खान विद्रोह सफल है या असफल, ये आपको आंसर करना है। आपको इस पर फोकस होना है, तो आपको ऐसा आंसर करना है। क्लियर। उसके बाद आपका मैक्सिमम लोगों ने आपका देखा हमने आंसर, तो आप लोगों ने जो प्री में पढ़ा हुआ उस प्री के जो ज्ञान है उसको आपने उगल दिया। उन्होंने आपको बिल्कुल उसको आपने कॉन्सेप्ट से आपने आंसर नहीं लिखा, बल्कि प्री के जो आंसर उसको उगल दिया है। उसके बाद तीसरा हमने आपका प्रॉब्लम देखा, टू द पॉइंट आपका आंसर नहीं किए हैं, चाहे वो 2 मार्क्स को चाहे 15 मार्क्स के हो। आपने जो 2 नंबर के भी क्वेश्चन को आपने वैसे ही लिख दिया, 15 नंबर के क्वेश्चन को भी वैसे लिख दिया। आपके दिमाग में जो आया आपने सीधा लिखना शुरू कर दिया। आपको ऐसा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। आपको एक बॉर्डर, एक लिमिट के अंदर में आपको आंसर लिखना है, आपको उससे बाहर नहीं जाना है। जैसे कुछ है आपका, जैसे उद्देश्य, तो उद्देश्य पूछे तो उद्देश्य को आप घुमा फिरा कर बता रहे हैं, इनसे समय ऐसा हुआ, भूमिका बना रहे हैं। आपको ऐसा नहीं बताना, सीधा सीधा आपको पॉइंट में आकर लिखना है, टू द पॉइंट, और सीधा क्या करेंगे उसको पॉइंट में आंसर करेंगे आप। 1 2 3 4 5, जैसे हमने पत्र बम का उद्देश्य पूछा, सीधा आप बताएंगे। आपका जैसे 2 मार्क्स का तो 4 पॉइंट होना चाहिए, 4 मार्क्स का तो आप 6 पॉइंट वहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जैसे विशेषताएं पूछा तो विशेषताओं को भी पॉइंट में लिखना है। यदि सिर्फ महत्व पूछा तो महत्व को सिर्फ आप पॉइंट में आप बताएंगे, 1 2 3 4 5, इस तरह से आप क्या करेंगे उसके पॉइंट बताएंगे। जैसे हमने आपका एक विद्रोह पूछा, तो विद्रोह में आपका क्या कर रहे हैं, आप विद्रोह को पूरा समझाने लगे। विद्रोह का कोई सीक्वेंस नहीं, तो विद्रोह को आप बेसिकली आप समझेंगे, उसको 4 भाग में बांट कर उसको आंसर करना है। पहले भाग में आपको बताना है कि आपको उसका कारण बताना है। पहला जैसे 2 नंबर का, तो पहला आपका लिखेंगे कारण, या तो उसको साइड हेडिंग बना लो कारण, या तो पूरा पैराग्राफ में लिखे, तो पहले आपके लाइन पे कारण होना चाहिए। दूसरे में आप उद्देश्य बता सकते हैं। तीसरे में बताएंगे उसका आपका लीडर कौन था, नेतृत्वकर्ता कौन था, और चौथे में बताएंगे आप परिणाम क्या है। यदि ये 2 नंबर पे आता है तो, यदि आपके 4 नंबर पे आता है तो 1.5 लाइन लिखना है, और यदि आपका 8 नंबर पे आता है तो 2 लाइन 3 लाइन आपको आगे बढ़ाना है। कारण के जगह पृष्ठभूमि को बहुत बड़ा लिखना है। उद्देश्य में 4-5 उद्देश्य को बताना है। नेतृत्वकर्ता को आपके आसपास के जो लीडर हैं उन लीडर को आपको बताना है, और परिणाम को अच्छे से बताकर उसको कंक्लूड करना है। आपको ऐसे जाना है फिर आंसर में, तो इस तरह। उसके बाद अगला देखते हैं, किसी भी का आंसर स्ट्रक्चर्ड नहीं था, आपका फ्रेमवर्क में नहीं, आपको उसको आप देखें सबका फ्रेमवर्क, किसी ने भी फ्रेमवर्क नहीं किया था आपका आंसर को, ना किसी का आंसर स्ट्रक्चर्ड था। जैसे 8 नंबर 15 नंबर में देखे तो ना तो इंट्रो बॉडी कंक्लूजन नहीं था। जहाँ ज़रूरत है वहाँ रखना ही आपको, और जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ पर इंट्रो बॉडी कंक्लूजन की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ आपको बनाना था। फ्रेमवर्क हम आपका देखेंगे तो किसी की भी फ्रेमवर्क नहीं था। कंटिन्यूटी नहीं था आपका आंसर में, कनेक्टिविटी नहीं था। आपका कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो एक के बाद दूसरा आ जा रहा है, दोनों के बीच में कोई कनेक्टिविटी दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको कनेक्टिविटी करना है, कंटिन्यूटी लाना है उस पर। फिर आप प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ ही नहीं रहे हैं। आपका मैक्सिमम लोग को आपने देखा कि आप लैग कर जा रहे हैं पढ़ने में, आपको पता ज़रूर है लेकिन आपने क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं। कई लोग हड़बड़ी में ही आपका आंसर लिख दें। आपको पहले क्वेश्चन को बहुत आराम से रीड करना है, क्या पूछ रहे उसको देखें। एकदम इजी प्रश्न भी था, उसको आपने बिना पढ़े आपने क्या कर दिया, हमें लगा बिल्कुल पता चल जाता, कॉपी देखकर आपने पढ़ा नहीं, क्वेश्चन को बिना पढ़े आप आंसर कर दें, तो इसको ध्यान देंगे। उसके बाद अगला है आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन तो मैक्सिमम लोगों का आपका अच्छा नहीं है। आप लोगों ने प्रेजेंटेशन पर बिल्कुल आपका फोकस नहीं किया है। जैसा पारा वैसा आंसर लिखना है, आपको नहीं ऐसा लिखना है। प्रेजेंटेशन पर आपको फोकस करना है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन की डिमांड समझेंगे, रिक्वायर्ड को समझेंगे, एक फ्रेमवर्क बना लीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए। उसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको इस क्वेश्चन को आपको पैराग्राफ फॉर्म में जाना है, या इसको साइड हेडिंग में जाना है, या इसको आपका पॉइंट वाइज लिखना है, या इसमें कोई डायग्राम आपको बनाना है। आपको ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आंसर करना है। जैसे हमने आपका रामायण के साक्ष्य पूछा है, आपका 95% लोगों ने आपका डायग्राम नहीं बनाया, सीधा आंसर कर दिए। कोई भी चेकर उतना नहीं पढ़ेगा। यदि आप डायग्राम बनाएंगे तो आपका आंसर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और डायग्राम भी सभी ने राइट साइड नहीं बनाना, उसको लेफ्ट साइड में आपको डायग्राम बनाना है। तो आप लेफ्ट साइड में उसका क्या करेंगे, आपका डायग्राम बनाकर आपको वहाँ पर शो करना है। डायग्राम में ही समझाना है। डायग्राम में जैसे आपने बताया कि जैसे सीतामढ़ी हर चौका, वहीं से एरो निकालो, पहला लाइन सीतामढ़ी हर चौका, और आपको अब बताने की ज़रूरत नहीं सीतामढ़ी हर चौका कहाँ पर, इसमें जो जो साक्ष्य मिले उसको बताइए। दूसरा, जैसे आपका रामगढ़ की पहाड़ी, तो रामगढ़ की पहाड़ी वहाँ मैप में बनाएंगे, एरो करेंगे, पॉइंट नंबर 2। उसके बाद तीसरा आपका ऐसे करते करते जाना है, और आपको 8-9 पॉइंट इसे बताना था, और आपका आंसर खत्म हो गया। तो आपको इसको समझना है कि आपको कैसे इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे, अभी आंसर करेंगे तो और समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद मैक्सिमम लोग का कंटेंट आपका सही नहीं है। आप लोगों ने कुछ भी आपका कंटेंट जो आपने मार्केट में आपने कोई भी जो बुक आपने परचेज़ किया है, उस परचेज़ को आपने छाप दिया अपने,
आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा आपको स्टैंडर्ड बुक को आपको लेकर चलना है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और अपने मेंस में जो आंसर लिखा जाता है वो ऐसे नहीं लिखा जाता। आप सभी को पता है पोस्ट एकदम लिमिटेड होता है आपको, और आप ये मान के चलिए जो जर्नल है, ओबीसी है, इन सभी को तो आपको ये मान के चलो टॉप 100 में रहना है। तो 4-4.5 हज़ार लोग मेंस देंगे, उसमें टॉप 100 में आएंगे तब आपको पोस्ट मिलेगा तब। अब आप कौन से पोस्ट में भी यही नहीं है आपको। तो अब इस चीज़ को समझें, आप कितने कम लोग आपका वहाँ पर सिलेक्ट हो रहे हैं, तो उतने कम में जाना है, तो उस तरह से आपको आंसर वहाँ पे राइट करना होगा। क्लियर है। फिर आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने देखा आपका वर्ड लिमिट का बहुत प्रॉब्लम है। कई लोगों ने आपका जैसे 15 मार्क्स का, तो उसी बात को बार बार उन्होंने रिपीट करके अपने वर्ड को पूरा कंप्लीट कर डाला, और उन्होंने फिर उसके बाद एक्सक्यूज़ दे दिया कि पेजेस कम पड़ रहे हैं या फिर स्पेस कम पड़ रहा है। तो वो स्पेस कमी का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपने उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया, इस वजह से स्पेस कम हो रहा है। और जो स्टूडेंट नहीं लिख पा रहे हैं उनसे मैं एक बात बोलूँगा, आप पहले कोई भी क्वेश्चन है आप उसको क्या करें, एक सिनॉप्सिस बना ले, पहले आप उसको रफ में लिख कर एक बार प्रैक्टिस कर ले। थोड़ा सा भले टाइम लगेगा, अभी आपके पास टाइम है, घर में बैठकर अब एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं जिनको एकदम ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, उसको रफ में पहले से थोड़ा लिख लेंगे, और रफ में लिखने के बाद थोड़ा सा सिनॉप्सिस बना ले, स्ट्रक्चर कर लें, प्रेजेंटेशन को डिसाइड कर ले, मुझे इस आंसर में क्या लिखना है, तब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे। धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपका फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए फिर आज का हमारे ये आपका जो सामान्य गलतियां हैं वो आई होप आप सभी को समझ आया, और सभी के क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। जो कॉमन क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे टेस्ट, उसको मैं लास्ट में करा दूंगा। तो चलिए हम आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं आज हमारा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था आपका छत्तीसगढ़ में निर्मित, यहाँ पर मैं 15 मार्क्स से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में निर्मित विभिन्न संस्थानों ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। तो देखिए अब इस आंसर को आपका मैक्सिमम लोगों ने आपका क्या किया, आपका आंसर उतना अच्छे से आपका नहीं कर पाया इसमें आपने। तो पहली बात तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्या करना है, आपको समझना है कि पूछ क्या रहा है, उसके कीवर्ड्स को देखना, उन्होंने कीवर्ड में क्या पूछा है, और उसके बाद आपको फिर स्ट्रक्चर करना है या फ्रेमवर्क कर लीजिए, और उसके बाद कौन कौन से टाइप से आप आंसर लिख सकते हैं, जो प्रेजेंटेशन कहा जाता है उसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में निर्मित विभिन्न संस्थान, तो विभिन्न संस्थान मतलब जो इंस्टीट्यूट बने हैं, छोटे छोटे हमारे इंस्टीट्यूशन बने हुए थे। जैसे आपका 1857 के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट बने थे, जैसे मानली रीडिंग क्लब है आपका, रीडिंग क्लब है आपका साहित्य एवं आपका वैज्ञानिक एवं साहित्यिक एसोसिएशन या संघ बोल सकते हैं, वो था आपका, ये सब चीज़ें थी। उसके बाद हम समित्र मंडल देखेंगे, कवि समाज, बाल समाज देखेंगे, सत्याग्रह आश्रम देख सकते हैं, ठीक, सतनामी समाज, सतनामी आश्रम देख सकते हैं, स्कूल देख सकते हैं। ये सब हमारे इंस्टीट्यूट थे, हमारे समय पर आपके बनाए गए थे। ये आपके काफ़ी यूनिकनेस थे आपके, कहाँ से, आपका इंडिया में बहुत सारे संस्थाएं थे, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में वो बिल्कुल डिफरेंट था, वहाँ के संस्थाएं अलग और हमारे छत्तीसगढ़ की संस्थाएं। तो प्रश्न में ये पूछ रहे हैं कि आपका जो विभिन्न संस्थाएं ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। तो पहले तो विभिन्न संस्थानों को अंडरलाइन करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन है किस प्रकार, हाउ मतलब कैसे, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन है नेशनल मूवमेंट में प्रमुख भूमिका, और प्रमुख भूमिका में आपको भूमिका को अंडरलाइन करना है। ये 3-4 कीवर्ड से आपको आंसर को लिखना शुरू करना है। तो सबसे पहले इसको पढ़ना है, समझना है। तो आपको यहाँ पर संस्थानों के बारे में नहीं पूछ रहा है, पहले ये बात ध्यान से रखें। संस्थानों के बारे में पूछा रहता तो सीधा सीधा लिखा रहता संस्थानों को बताइए। संस्थानों से पूछा गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका कैसे निभाया है, तब इसको आपको राष्ट्रीय आंदोलन के कंटेक्स्ट में संस्थानों को बताना है, मतलब डायरेक्ट आपको संस्थान को आंसर नहीं करना है, उन्होंने कैसे भूमिका निभाई उसको बताना है आपको। कई लोगों ने लिस्ट डाउन कर दिया तो आपको लिस्ट डाउन नहीं करना है। कई लोगों ने 1, 2, 3 आपका जितने संस्थान है सबको लिस्ट डाउन किया और उनकी भूमिका को डैश करके, ऐसा आंसर नहीं किया जाता। अब देखो आंसर लिखेंगे तो आंसर में आप यहाँ पर 15 नंबर का डेफिनेटली इसको स्ट्रक्चर्ड करेंगे। तो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। तो इंट्रो लिखेंगे, इंट्रो आप सामान्य से लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं कि बहुत आपको अच्छा इंट्रो लिखना है यहाँ पर। तो लिख सकते हैं छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है उसमें स्थानीय संस्थाओं के निम्नलिखित योगदान, आप यहाँ पर बताएं निम्नलिखित योगदान के कारण मुख्य रूप से सफल रहे। तो छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है वो आपके स्थानीय संस्थाओं के निम्नलिखित योगदान के कारण मुख्य रूप से सफल रहे, जो कि है उनके योगदान को आपको सीधा बताना है। पहला योगदान आपको साइड हेडिंग में यहाँ पर बता रहा हूँ, साइड हेडिंग से आपका आंसर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो पहला योगदान है आपका राजनीतिक जागरूकता, पॉलिटिकल अवेयरनेस, मतलब इन संस्थानों ने हमारे छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय आंदोलन उसमें आपकी राजनीतिक जागरूकता फैलाया है,
पॉलिटिकल अवेयरनेस को आपका फैलाने का काम किया, उसको प्रसारित करने का काम किया। फिर उसके बाद आप लिखें जैसे समित्र मंडल बना था आपका, समिति था आपका, फिर आपका मॉडर्न रीडिंग क्लब है, वैज्ञानिक और साहित्यिक संघ, आपको सबको नहीं बताना, 2-4 जो फेमस नाम उनको यहाँ लिखना है, वैज्ञानिक और साहित्यिक संघ इत्यादि जैसे संस्थानों ने स्थानीय लोगों में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जागरूकता और ब्रिटिशर्स, पहले तो जागरूकता बताया और दूसरा ब्रिटिशर्स के वास्तविक स्वरूप के बारे में जानकारी प्रदान करने का कार्य किया। तो सबसे पहली भूमिका इन्होंने आपका राजनीतिक जागरूकता प्रसारित करने का काम किया, जिसमें आपके इन्होंने आम जनता को जागरूक किया और आम जनता को जागरूक करने के साथ साथ उन्होंने ब्रिटिशर्स के वास्तविक स्वरूप को बताया कि आपके ब्रिटिशर्स ऐसे काम कर रहे हैं। तो आपको पहला पॉइंट आपको ये होना चाहिए। दूसरा आप बता सकते हैं आप सामाजिक जागृति, आपका सोशल अवेकिंग। तो आपका सामाजिक जागृति में यहाँ बताएंगे, यहाँ मुख्य रूप से पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा स्थापित हरिजन स्कूल, सतनामी आश्रम आदि के द्वारा सीधे तौर पर पारंपरिक समाज, जो हमारे छत्तीसगढ़ में परंपरागत जो समाज चले आ रहा था, को चुनौती देने का काम किया। हमने भी उसको चुनौती दिया और इंडिया लेवल से पहले ही हमने उसको दे दिया था आपका नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत। उन्हें चुनौती देने का कार्य किया और ज़मीनी स्तर के व्यक्तियों को जागृत करके सामाजिक उत्थान में भूमिका निभाई। मतलब आप यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि आपको सामाजिक उत्थान के माध्यम से हम आपका क्या करें, राष्ट्रीय आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास करें। जैसे आपका नेशनल मूवमेंट में हुआ है, जैसे अम्बेडकर जी आए थे, अम्बेडकर जी ने सोशल को रिफॉर्म करने का प्रयास किया था। गांधी जी आए, उन्होंने आपका सोशल को रिफॉर्म करने का प्रयास किया था। आपका हमारे कुछ समाज आए थे, जैसे कि आपका प्रार्थना समाज आया था। तो ये कुछ आपका जैसे कि और भी कुछ समाज थे, जैसे ज्योतिबा फुले ने आपका समाज आपका निर्माण किया था। तो ये सब ने आपका क्या किया था, कहीं ना कहीं आपका सोशल रिफॉर्म के माध्यम से नेशनल मूवमेंट को बूस्ट करने का काम किया। तो आपको ये बताना है, तो पहला आपको बताना पॉलिटिकल अवेयरनेस, और दूसरा सामाजिक जागृति के बारे में बताना है आपको। तीसरा बताना है नेतृत्व शैली का निर्माण। तो आपका लीडरशिप आपका मेकिंग, मतलब लीडरशिप को, जो वहाँ के छोटे छोटे लीडर थे, उन लीडर को कैसे हमने बाहर लाया। तो सत्याग्रह आश्रम, आप सभी को पता होगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सत्याग्रह आश्रम बनाया था। उसका मुख्य आपका उद्देश्य क्या था, वहाँ पर जितने लोग हैं सत्याग्रह आश्रम, वहाँ उन्होंने आपका क्या बनाया, एक आपका हॉस्टल बनाया था। हॉस्टल में स्टूडेंट को लाकर उन्होंने आपको शिक्षित करने का काम किया, उनको प्रशिक्षण दिया। और प्रशिक्षण किसका देते थे आपको, उन्होंने नेशनल मूवमेंट के लिए प्रशिक्षण देने का काम करते थे। तो सत्याग्रह आश्रम, खादी आश्रम, वानर सेना जैसी संस्थाओं ने विभिन्न कार्यों के दौरान न केवल प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की, बल्कि कई स्थानीय नेताओं जैसे विशंभर पटेल, रत्नाकर झा आदि कुशल नेतृत्व को भी जन्म दिया। तो ये जो आपका हम देखते हैं सिहावा नगरी सत्याग्रह में, हम आपका विशंभर पटेल को देखते हैं, हम आपका सोमलाल को देखते हैं। आपका कुछ लोगों को आप नाम बहुत अच्छे जानते होंगे, यहाँ पर पूरा चीज़ों को लिखने की आवश्यकता नहीं। फिर आप इधर देखेंगे रत्नाकर झा देखेंगे, शिवदास डागा देखेंगे, आपका छोटे प्यारेलाल सिंह है, तो उनको आप देख सकते हैं, छोटेलाल श्रीवास्तव। तो ऐसे कुछ आपके प्रमुख नेताओं को आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको कुछ आपके ये सब नेता बाहर कहाँ से आए, आपके यहीं से आपके बाहर है। तो आपको ये बताना है कि सत्याग्रह आश्रम, खादी आश्रम, वानर सेना से हमको क्या है, आपका नेतृत्व शैली का निर्माण किया। कौन किया, इन संस्थाओं ने। तो ये आपका क्या हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन आपका मूव करने लगा। फिर अगला बताएंगे राष्ट्रीय आंदोलन के साथ एकीकरण। तो ये आपकी जो संस्थाएं थे, जैसे गांधीवादी काल में विभिन्न चेहरे और तिलक आंदोलन के दौरान स्थानीय संस्थाओं ने सफलतापूर्वक राष्ट्रीय नेताओं के संदेशों को, मतलब जो नेता थे जैसे गांधी जी थे, तिलक थे, आपके जवाहरलाल नेहरू थे, आपका जो भी नेशनल लीडर थे, उन लीडर्स के जो मैसेजेस होते थे उनको यहाँ पर पास करने का काम किया, संदेशों को और उनके विचारधाराओं को आम लोगों तक पहुँचाने का कार्य किया। जिसका उदाहरण स्वरूप में हम आपका स्थानीय इकाई, छोटी छोटी इकाइयाँ बनी थी आपका ग्राम स्तर पर, तहसील स्तर पर, फिर प्रांतीय राजनीतिक परिषद, जिला परिषद आदि को हम देख सकते हैं। तो इसको आप बताएंगे। फिर आप अगला हेडिंग बना सकते हैं सामूहिक एकत्रीकरण। तो स्थानीय संस्थाओं ने स्वदेशी को बढ़ावा देने में स्थानीय व्यक्तियों की भागीदारी के माध्यम से आपका क्या किया, आपका पिकेटिंग करना था, आपका स्वदेशी को बढ़ावा देना है। इसमें आपका विद्यार्थियों, महिलाओं, किसानों आदि सहित जन जन को आगे आने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने में भूमिका निभाई। तो आप ये पांचों बना सकते हैं साइड हेडिंग, और फिर लास्ट में इसको कंक्लूड कर सकते हैं आप आपका। इसके अलावा भी इन संस्थानों ने जनता को शिक्षित करने, तो हमारा एक आपका राष्ट्रीय विद्यालय बना था, न्याय प्रणाली, राष्ट्रीय आपका पंचायत और राष्ट्रीय विद्यालय आदि से जोड़ने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय आंदोलन में सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया। तो आपको इस टाइप से एक आंसर लिखना है। ये हमने एक मॉडल आंसर लिख कर आपको दिया है।
अब हम आपका मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आंसर पूरा कंप्लीट है, आप इससे और भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हम एक मॉडल आंसर के रूप में इसको आप बता रहे हैं कि आपको आंसर इस तरह करना है। ये थोड़ा सा वर्ड लिमिट से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा आपका ऑल्टर कर सकते हैं। आप कुछ चीज़ों को ऑल्टर करके फिर एक आध साइड हेडिंग को हटाकर मर्ज कर देंगे दूसरे में, तो आपका ये आंसर आपको बन जाएगा। तो आपको इस तरह से आपको आंसर करना है। क्लियर है? देख सकते हैं। तो कुछ लोग की कॉपी है स्टूडेंट की, उनकी कॉपी भी देख सकते हैं आप यहाँ पर। उन्होंने आपका कोशिश किया आपको इस तरह से, जैसे कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा साइड हेडिंग बना दिया आपका, कुछ लोगों ने आपका थोड़ा ठीक लिखने का भी प्रयास किया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पद्मलोचन पटेल ने आपका आंसर लिखने का कोशिश किया है, तो उनके कॉपी को आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हम आपका देख सकते हैं आपका प्रकाश का भी कॉपी देख सकते हैं, उन्होंने भी आपका कोशिश किया है थोड़ा बहुत आपका इसको लिखने का। तो चलिए आपके दो ही कॉपी यहाँ पर, आप दोनों ने थोड़ा बहुत अच्छा प्रयास किया है। बाकी आपका नेक्स्ट हम आपका क्वेश्चन देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो आपका कलचुरी और मराठाओं के मध्य जो आपका क्या था, आपका सामाजिक और आर्थिक दशाओं की तुलनात्मक व्याख्या करना है। तो आपके यहाँ पर कलचुरी काल और मराठा काल, जो कलचुरी और मराठा था उनमें आपका क्या था, सामाजिक और आर्थिक दशाओं पर आपको क्या करना है, तुलनात्मक आपका व्याख्या करना है, तो तुलनात्मक आपको विवरण देना है। तो इजी है आपको। देखो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, पहले इसके कीवर्ड्स को समझेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि जो सामाजिक है, तो सामाजिक में देखेंगे पहला तो आप क्या बताएंगे कि आपको समाज की प्रकृति के बारे में बात करेंगे कि समाज का नेचर कैसे, फिर वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, आपके समाज के अंतर्गत आएगा, फिर धर्म के बारे में बात करेंगे, महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करेंगे, और फिर आपका सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में बात करेंगे। तो ये आपका सामाजिक दशाएं होती हैं। इसको आप पहले कीवर्ड होना चाहिए आपके पास, इतने चीज़ों तो दिखना चाहिए, तब आपको आंसर में मार्क्स मिलेगा। सांस्कृतिक गतिविधियों को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक एक ही होता है। जैसे इसमें आपका नृत्य, तो सुवा नृत्य, राउत नृत्य हम सभी को पता है आपका कलचुरी काल की देन है आपका, वो आपका लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास है वो आपका। गीत में देखेंगे ददरिया गीत है, भरथरी गीत है, गोपल्ला गीत है, तो ये सब भी आपका किसके देन है, आपका कलचुरियों की। जबकि हम आपका देखेंगे मराठाओं में नाट्य, तो नाट्य में जैसे नाचा, तो नाचा आपका कहाँ से है, मेनली आपका नाचा आपका मराठों से संबंधित था। आपका मराठों के सैनिकों के लिए वहाँ पर जो आपका खूब तमाशा होता था, उसी खूब तमाशा को छत्तीसगढ़ी में हम आपका नाचा के रूप में देखते हैं। गम्मत भी आपका कहाँ से है, मराठों की देन है। तो ये सब आप क्या करेंगे, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आर्थिक में देखेंगे, आर्थिक में भी कुछ आपके पॉइंट होना चाहिए, जैसे कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, तो एग्रीकल्चर को बताना है, फिर उद्योग व्यापार राजस्व को बताना है, और उसके बाद मुद्रा एवं मापन को बताना है। मुद्रा एवं मापन जैसे कौड़ी है, नागपुरी रुपया है, आपका मुद्रा में आप बता सकते हैं पंसेरी, सेरी, पौर है, आपका कलाली है, टकुली है, ये सब चीज़ों को लेकर जाना। तो देखिए इस टाइप का है। अब इसको देखो आंसर कैसे कर सकते हैं। देखिए अब इसका आंसर या तो हम आपका क्या कर सकते हैं, इसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर ले। पहले हम बताएंगे सामाजिक दशा, दूसरा आर्थिक। तो दोनों में हम अलग अलग प्रेजेंटेशन पर वर्क करेंगे, एक ही प्रेजेंटेशन को हम आपका यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सामाजिक दशाएँ, तो हम आपका यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन, एकदम ईजी से इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, फिर उसके बाद सामाजिक दशाएँ लिखते हैं। सामाजिक दशाओं में आप बता सकते हैं समानता और असमानता, या तो आप इसको बॉक्स से बना सकते हैं, या तो इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं साइड हेडिंग बनाकर, वो भी आपका बन जाएगा, आप ऐसा कर सकते हैं। अब आपको पहला बताना है समाज की प्रकृति। तो आप सभी को पता है दोनों हमारी जो समाज थी मराठा और इसमें तो चेंजेस नहीं थी, प्रतिसत्तात्मक समाज था। लेकिन आप बता सकते हैं कि कुछ स्थानों पे मराठाओं में क्या थे, जो आपकी महिलाओं ने भी क्या किया, आपका सामने आकर शासन किया। आनंदीबाई को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वर्ण व्यवस्था बता सकते हैं, परंपरागत 4 वर्ण थे, लेकिन मराठाओं में हम आपका देखेंगे एक वर्ण नया जुड़ा था, आपका निषाद नामक एक 5वां वर्ण हम यहाँ पर दिखाई देता है, तो उसको बताएंगे। महिलाओं की स्थिति, तो दोनों में महिलाओं की स्थिति बहुत सम्मानजनक थी। जितने भी हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं दोनों में आपका महिलाओं की स्थिति सही है। और साथ ही साथ हमको यहाँ पर क्या दिखाई देता है, सती प्रथा भी हमको दिखाई देता है। तो आपको इसको बताना है। लेकिन आपको असमानताएँ या विभिन्नताएँ में जो आपको यहाँ पर बता सकते हैं कि जो महिलाओं की स्थिति थी उनमें आपका कलचुरी जो काल था, कलचुरी काल में महिलाएं आपकी ज़्यादा आपकी क्या थी, आपको सम्मानजनक थी, या फिर ज़्यादा उदार हमको दिखाई देता, अधिक उदार थे आपके कलचुरी एज़ कम्पेयर टू आपके मराठा। कलचुरियों में क्योंकि हमने जितने भी अभिलेख मिले बहुत सारे, उन सभी अभिलेखों में आपका किसका नाम दिखाई देता है हमको, आपका
कल्चरल महिलाओं की, वहीं वहाँ के महिला जो रानियाँ थी उनकी नाम, जबकि आपके मराठाओं पे ऐसा नहीं, हमको सिर्फ एक शासिका का नाम आनंदी बाई का नाम से मिलता है जो भी संघर्ष करती हैं, तो उस पर आपको दिखाई देता है, तो ज़्यादा उदाहरण से बताएंगे। फिर अन्य सांस्कृतिक गतिविधियाँ बता सकते हैं, दोनों में ही आपको स्पष्ट दिखाई देता है, इसको आप शॉर्ट में करके आप फिर इधर आप जोड़ सकते हैं। कल्चुरी में आपको बताना है कुछ नृत्य गीत आपके थे, जैसे आपका सुआ, राउत, भरथरी, गोपल्ला आदि और स्थानीय भाषा पर आधारित थी। जबकि मराठी में देखें तो आपका गम्मत का विकास होता है, आपका नाचा का विकास होता है, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास, जो छत्तीसगढ़ में जो छोटे छोटे क्षेत्रीय भाषाएं जैसे कि हल्बी हो गया है, आपका लरिया हो गया, ये सब आपका मराठी के ही देन है आपका। और इसी के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा भी क्या होता है, हमारा समृद्ध होता है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा भी आपका समृद्ध होने का एक श्रेय आपका मराठियों को भी जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा आपका यहीं से आपका जुड़ा हुआ है। जैसे हल्बी हम आपका देख सकते हैं, मराठी आपका मिक्सअप है, लरिया में देख सकते हैं, और इससे थोड़ा प्रभावित हो हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा, तो आप इसको यहाँ पर बताएंगे। तो ये आपका सांस्कृतिक हो गया। फिर आप बता सकते हैं आर्थिक, तो आर्थिक में आपको एग्रीकल्चर बताना है, तो आप बताएंगे। आप सभी को पता होगा कि आपका कल्चुरी काल में यदि हम आर्थिक स्थिति देखें तो काफ़ी अच्छी थी, यहाँ पर कृषि बहुत अच्छा था, कृषि को सम्मानजनक स्थिति थी। यहाँ पर हम आपका देखें तो आपका समृद्ध था हमारा आर्थिक स्थिति। जबकि जैसे आपके मराठा है और मराठाओं ने यहाँ पर आपका आक्रमण किया, और मराठा आक्रमण करने के पश्चात उन्होंने बहुत सारे दमनकारी नीति कर दी, जैसे सुबह व्यवस्था लेकर आया। सुबह व्यवस्था वो आपका पूर्णतः क्या था, आपका वो शोषक कार्य नीति था, ठेकेदारी व्यवस्था था। उसके बाद बीच में अंग्रेज आ गए, फिर उसके बाद मराठा है, तो मराठाओं ने प्रत्यक्ष शासन नहीं किया कभी, और उन्होंने यहाँ जिलेदार को रख दिया। तो इसके माध्यम से पूरा का पूरा हम यहाँ पर देखें तो आर्थिक स्थिति पूरी तरह से क्या हो गई थी, आपका छिन्न भिन्न हो गया था, गिरावट होने दिखाई देने लगा। तो आप इसको बताएंगे, एग्रीकल्चर में बताएंगे। स्थानीय उद्यम, जहाँ पर जो कुटीर उद्योग वगैरह था, हस्तशिल्प उद्योग था, अनाज संबंधित उद्योग था, वो आपका कल्चुरियों के टाइम विकसित था। जबकि आपका मराठाओं के टाइम डिक्लाइन करना शुरू कर दिया। व्यापार में देखेंगे तो कल्चुरी क्या करते थे, प्रमुख रूप से हमारा व्यापार, तो हम अनाज और खनिज को यहाँ से क्या करते थे, निर्यात, उड़ीसा निर्यात करते थे, आपका मध्य प्रदेश की ओर निर्यात करते थे, महाराष्ट्र निर्यात करते थे, उत्तर दिशा की ओर निर्यात करते थे, तो इनको निर्यात करते थे हम, और नमक को आयात करते थे। जबकि हम आपका देखेंगे मराठा काल में हमारा क्या हो गया था कि हम आपका सिर्फ आपका नागपुर की ओर हमारा एक पक्षी हमारा आपका व्यापार केंद्रित हो गया, सब वहीं जा रहा वहीं से आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर डिक्लाइन हुआ। राजस्व मापन, तो आपको बताना कल्चुरी में राजस्व दर बहुत कम था, मापन की कुछ विधियाँ थी, ज़्यादा मापन व्यवस्था नहीं थी। और यदि हम आपका यहाँ पर मुद्रा देखें तो मुद्रा में हमको यहाँ पर देखेगा तो आपका कौड़ी चलता था। जबकि मराठाओं में हम आपका देखें तो राजस्व व्यवस्था उच्च दर थी, और व्यवस्था भी आपका राजस्व व्यवस्थित रूप से हमको दिखाई देता है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मापन इकाइयाँ आ गई, जैसे आपको पता होगा आपका टकोली देखने को मिलेगा, हमको सायर देखने का मिलता है, कलाली है, और ये सब देखने मिलेगा, विभिन्न पदाधिकारी देखने मिल जाएंगे हमको आपका राजस्व वसूलने के लिए। तो आपको इन सब चीज़ों को लेकर बताना है, आपको ऐसे आंसर को करना है। फिर लास्ट में आप क्या कर देंगे, इसको समाप्त कर देंगे। समाप्त करके क्या बताएंगे, अतः दोनों ही शासन व्यवस्था में छत्तीसगढ़ के समाज एवं आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसकी छवि वर्तमान समय में भी दिखाई देता है। तो आप इस तरह से आप इसको आंसर आप कर सकते हैं, आपको वर्तमान समय भी इसकी आपकी छवि दिखाई देता है, इसको आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं। तो आप चाहे तो ऐसा आंसर लिख सकते हैं, आपके देखो पॉइंट, आपके जो 5-6 पॉइंट है वही पॉइंट आपके आंसर पे होना चाहिए, और यहीं से आपका आंसर बनेगा। अब आपको डिपेंड करता है कि कैसे लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर कॉपी देख सकते हैं, अल्पा की कॉपी, उन्होंने इसको काफ़ी अच्छे से इसको आंसर करने का प्रयास किया है। उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने आपका ऊपर में उन्होंने आपका साइड हेडिंग बना दिया है, और साइड हेडिंग बनाकर उन्होंने आपका लिख दिया आंसर, और जबकि नीचे में उन्होंने क्या कर दिया, बॉक्स बना दिया और बॉक्स बना के आंसर। तो ये होता है प्रेजेंटेशन का तरीका। अब कई लोगों ने क्या किया, पूरा का पूरा बॉक्स बना दिया, तो पूरा बॉक्स नहीं बनाना है। क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड है, एक सामाजिक और आर्थिक, तो सामाजिक अलग होगा, आर्थिक अलग होगा। तो या तो पहले वाले सामाजिक को आप बॉक्स में बना सकते हैं, दूसरे को आप क्या कर सकते हैं साइड हेडिंग में, या तो पहले वाले को आप साइड हेडिंग बना लें, दूसरे वाले को आप क्या कर सकते हैं, आपका उसको एक बॉक्स में कवर करके आप आंसर कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक आपको हो गया होगा मे बी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम आपका चलते हैं। तो अब हमारा आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 8 मार्क्स का हम आपका क्वेश्चन में देखते हैं। तो सबसे पहले है कि छत्तीसगढ़ की भूमि में रामायण के अनेक साक्ष्य मिलते हैं, टिप्पणी करें। तो देखिए आपका रामायण के अनेक साक्ष्य मिलते हैं तो टिप्पणी करें। तो यहाँ पर आपको आंसर में कुछ नहीं करना है, आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना था।
जिसमें बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में दक्षिण कोसल और दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर विभिन्न आपके रामायण कालीन स्थल प्राप्त होते हैं। एक मैप बनाना है, लेफ्ट साइड में मैप बनाना है, मैप में एरो करना है और एरो करके आपको सीधा आंसर करना है। आपको मेन पॉइंट्स को आपको बताना है, सभी को नहीं बताना है। फिर लास्ट में आपको एक कंक्लूजन लिखना मैंडेटरी है इसमें, क्योंकि इस आंसर में आपका नयापन यहीं से आ सकते हैं। इसमें बता सकते हैं छत्तीसगढ़ रामायण काल में कुल 51 स्थल जो मनुलाल यदु की पुस्तक दंडकारण्य रामायण से चिन्हित किया गया है, जिसे पुनर्जीवित कर राम वन गमन पथ के माध्यम से राज्य सरकार धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्न करे। आपको इस तरह से आपको समअप करते हुए आंसर करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका किन ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर नल वंश का अनुमान लगाया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर आपको आंसर कैसे करना है। तो देखो इसको आंसर पहले तो आपको ये समझना है कि कोई भी वंश है या फिर कोई भी इतिहास या जानकारी हमें जिन स्रोतों से प्राप्त होती है उन्हीं को आधार बनाकर ऐसे क्वेश्चन को हमको डील करना है। जैसे हम सभी को पता है इतिहास के साक्ष्य या फिर किसी वंश के साक्ष्य हमको पहले मिलता है सिक्के, सबसे बड़ा माध्यम है। तो आपका सिक्के, कॉइन्स, दूसरा लिटरेचर, उसके ऊपर कोई किताब लिखी गई हो, कोई आपका काव्य लिखा गया हो या किसी काव्य में छोटा सा खंड में या छोटे से हिस्से में उसके बारे में जानकारी मिलती है, वहाँ से मिलता है। फिर हम देखेंगे अभिलेख, बहुत सारे अभिलेख होते हैं। जैसे शिलालेख पत्थरों पर लिखा तो शिलालेख है आपका, यदि वो आपका किसी लकड़ी पर लिखा है तो काष्ठ अभिलेख है, और यदि वो ताम्रपत्र पर लिखा है तो ताम्र लेख इसको कह सकते हैं, तो अभिलेख। और चौथा है पुरातात्विक स्थल, या तो हमें कोई पुराना नगर मिला, उस नगर में उसकी जानकारी मिल रहा हो हमको वहाँ पर, या तो वहाँ पर कुछ मंदिर है तो मंदिर के आपका जो फ्रंट में जो आपका जो आपका द्वार होता है, जो गर्भगृह का द्वार होता है, वहाँ पर वो लिखते हैं। कोई भी राजा, आप सभी को पता होगा, आप लोग भी पहले करते रहोगे, अभी हालांकि ख़त्म नहीं हो रहा उतना, कोई भी मंदिर बनाया जाता है या फिर कुछ भी, तो जो निर्माण करता है उसका नाम वहाँ पर लिखा जाता है। तो पहले जब राजा कोई मंदिर का निर्माण करते थे तो वहाँ पर जो द्वार होता था, मंदिर का द्वार या गर्भगृह का द्वार के ऊपर में अपना नाम अंकित करवाते थे, तो वहाँ से हमको उनकी जानकारी मिलती थी। बहुत सारे वंशों की जानकारी तो हमें ऐसे ही मिली, जैसे बाण वंश में एकमात्र पाली का शिव मंदिर, और पाली के शिव मंदिर में हम जब जाते हैं तो वहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ है उस राजा का, तो बस उसी के साक्ष्य के आधार पर हमने एक वंश बनाया छत्तीसगढ़ में। तो आपको ऐसे करना है, 4 भाग में बांटना है। तो अब आपको नल वंश को भी ऐसे करना है। तो नल वंश को आपको क्या करना है, आपको 4 आपको साइड हेडिंग बनाना है। 4 साइड हेडिंग, पहला बनाना है सिक्का। तो आप सभी को पता है एड़ेंगा में सिक्का प्राप्त है, तो मैं यहाँ पे आंसर नहीं लिख रहा हूँ, एक मॉडल आंसर में डाल दूंगा कॉपी, आप देख लेंगे। दूसरा बताना है साहित्य। तो अनेक साहित्यों से हम आपका देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपका वायु पुराण में भी आपका इसका जिक्र मिला है, तो आप बता सकते हैं साहित्य से हमको इसका स्रोत की जानकारी मिलता है। फिर अभिलेख, तो अभिलेख में ताम्रपत्र, तो केसरी बेड़ा, रिद्धिपुर, पड़िया पाथर में हमको आपका ताम्रपत्र मिला है। शिलालेख में देखेंगे तो पोड़ागढ़ में हमारा इसको ताम्रपत्र मिला है। फिर हम आपका अन्य में देखेंगे तो प्रयाग प्रशस्ति है, उदयेंद्रम प्रशस्ति, एहोल प्रशस्ति, तो आपको कुछ प्रशस्ति मिले हैं, तो ये भी आपके अभिलेख थे। तो इन अभिलेखों से आपका नलवंश की जानकारी मिलती है। फिर आपका पुरातत्व में देखेंगे तो राजीव मंदिर में हमको नलवंश की जानकारी मिलता है आपका। और पुष्करी जो था, पुष्करी में जो भोपालपट्टनम पुष्करी, वहाँ पर जो नगर थे उस पर हमको आपको जानकारी मिलता है नगर के बारे में, जो उनकी राजधानी आपकी कही जाती। तो इसके बारे में कुछ जानकारी मिला, तो आप इस ऐसे आपका 3-4 साइड हेडिंग बनाकर आंसर करेंगे। आप एक मॉडल आंसर देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें आपका बिल्कुल उसी तरह से आपका डिवाइड करके लिखा है। पहले उसको 3 पार्ट से डिवाइड किया गया है और फिर आपको इसमें यहाँ पर आंसर किया गया। तो इस आंसर को आप लिख सकते हैं आप इसमें। फिर आप एक स्टूडेंट जिसका पहला रैंक आया था, प्राची शुक्ला का कॉपी देख सकते हैं, इन्होंने भी आपका कुछ इसी तरह से आंसर लिखने का प्रयास किया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका देख सकते हैं प्रकाश की कॉपी भी देख सकते हैं, उन्होंने भी आपके इसको पैराग्राफ में लिखा है। लेकिन आप पैराग्राफ में बिल्कुल ना लिखें, पैराग्राफ में लिखेंगे तो सामने वाले को आपको पॉइंट्स नहीं दिखेंगे। जैसे फर्स्ट कॉपी देखे थे वैसा आप लिखने का प्रयास करेंगे। इनके आपके कंटेंट ठीक है लेकिन प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, वही हम आपको बताना चाह रहे हैं। क्लियर? तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम आपका। तो जनजातीय विद्रोह में आपका, तो आपका अगला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में हुए जनजातीय विद्रोह में उनकी सफलताओं में भौगोलिक परिस्थितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, चर्चा कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैक्सिमम लोगों ने उतना अच्छे से आपका अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना है। इस क्वेश्चन में देखेंगे आपका जो जनजातीय विद्रोह हुआ है, जो छत्तीसगढ़ में आपके जो ट्राइबल रिवोल्ट हुए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ेंगे आप, उसके बाद आंसर। तो जनजातीय विद्रोह एवं उनकी सफलता, तो आपको पहले तो विद्रोह क्यों हुए हैं, कारण क्या है उसको बताना है, और दूसरा सफलता, और किसके कंटेक्स्ट में बताना है, भूगोल के कंटेक्स्ट में बताना है। तो आपको वहाँ पे जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं उन भौगोलिक स्थितियों के आधार पर आंसर करना है। तो एक आपके पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भौगोलिक परिस्थितियों ने जनजातीय विद्रोह एवं उनके सफलता के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो भौगोलिक परिस्थितियों को
अब इसको क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड करके आपका आंसर हम बता रहे हैं। आपका इसको हमने खुद लिखा आपका और इसको हमने आपके इस तरह से आंसर करके बता दें। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका जो विद्रोह हुआ है जनजातीय विद्रोह, तो जनजातीय विद्रोह होने का पहला कारण है आपका भौगोलिक कारण। तो जनजातीय विद्रोह के पीछे भौगोलिक कारक, ऐसा आप हेडिंग बना सकते हैं, भौगोलिक कारक भी बता सकते हैं। तो आप सभी को पता होगा, मैं बता रहा हूँ, सब आप सुन सकते हैं अच्छे ध्यान से। तो जो जनजाति होते हैं, जनजातियों का मुख्य निवास कहाँ होता है आपका, वो जंगल होता है, और जंगल और जनजातियों के मध्य अन्योन्याश्रित संबंध होते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं सहजीवी आपका रिश्ता। सहजीवी का रिश्ता मतलब एक दूसरे से वो आपका जीवन उनका, यदि जंगल है तो जंगल का जीवन किससे, जनजाति, और जनजाति तो जनजातियों से जीवन किसका, जंगल। तो एक दूसरों के प्रति सहजीवी रिश्ता होता है। और जब कोई बाह्य या बाहर से कोई आपका जब उस पर जंगल पर अतिक्रमण करता है तो प्रत्यक्ष रूप से हम उसके जीवन पर आपका अतिक्रमण करते हैं, मतलब उसके हम आपके जीवन पर, जनजातियों के जीवन पर क्या करते हैं, अतिक्रमण। और जब उसके जीवन पर हम आपका अतिक्रमण करते हैं तो आपके जनजातियों को जो आइसोलेशन, उनकी जो आपका नेचर है उनका रहने का, वो उनको उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता और उसको क्या करता है, फिर विद्रोह करना शुरू कर देगा। और इसी प्रकार हम आपका देख सकते हैं 18वीं 19वीं सदी में ब्रिटिशर्स द्वारा आपका क्या किया, इन जंगलों में वो क्या किया गया, आपका अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया, घुसने का प्रयास किया गया, आपके जनजातियों को प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने आपका वन कानून लाया विभिन्न प्रकार के, और जनजातियों को आपका उन्होंने उनको वन में ही आपका घुसने से मना कर दिया आपका। फिर आपका यदि घुसते थे तो आपका जुर्माना लगा देते थे आपको। उन्होंने आपका दोहन करने के लिए उनके पूजनीय वृक्षों को, जैसे साल वृक्षों को काटना शुरू कर दिया, और इस कारण से ही जनजातियों ने क्या किया, रिवोल्ट किया आपका। तो आपका जो क्वेश्चन का पहला डिमांड था जनजातीय विद्रोह में भौगोलिक परिस्थिति का कारक, तो आपको यहाँ बताने क्यों है भौगोलिक। आपको इसको किसी ने नहीं लिखा है, किसी ने भी सहजीवी आपका रिश्ता को नहीं बताया, किसी ने जंगल और जनजातियों को कनेक्ट नहीं किया आपका, तो इसलिए हमने मार्क्स वहाँ पर नहीं दिया आपका। तो पहला तो आपको यही कनेक्ट करके बताना था कि जंगल और जनजातियों के मध्य क्या कनेक्शन है, और यदि जंगल और जनजाति दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, यदि जंगल में आपका प्रवेश करेंगे मतलब जनजातियों के जीवन में भी आप क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। और इसलिए कुछ विद्रोह जैसे देख सकते हैं, कोई विद्रोह है, भोपालपट्टनम विद्रोह आदि, हमको इसको उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। दूसरा हम आपका देखेंगे आपका विद्रोह के दौरान भौगोलिक परिस्थितियाँ। जब विद्रोह होते थे तो विद्रोह के दौरान हम यहाँ पर क्या करते थे, जो जनजाति होते थे वो आपका क्या करते थे, यहाँ पर वह आपका जो भी विद्रोह के दौरान जो सामान, जो फिर जो भी हथियार प्रयोग करते थे, तो विद्रोह के दौरान वो जो हथियार जैसे कुल्हाड़ी हो गया आपका, या फिर आपका तीर कमान बना रहे हैं, आपका धनुष आपका बना रहे हैं, आपका भाला बना रहे हैं, तो ये सब किससे बनाते थे, वो आपका, वो सब आपके किससे, वो आपके जो भूगोल या फिर वहाँ के जो जंगल है, जंगल से ही वो आपका बनाते थे। जो पत्थर पकड़ते थे, नुकीले पत्थर, वो सब उनको जंगल से ही प्राप्त होता था। उसके बाद विद्रोह के दौरान जो संकेत के रूप में काम करते थे, जो आपका सांकेतिक जो चीज़ पकड़ते, जैसे आपका पता होगा आपका आम की टहनी, धावड़ा वृक्ष की टहनी, मिट्टी के ढेले हो गया, फिर पत्तियां हो गई, जैसे आपका इनको प्रयोग किया। और जैसे हम आपका देख सकते हैं भूमकाल विद्रोह में इनका बहुत प्रयोग किया था। फिर हम आपका परलकट विद्रोह में देख सकते हैं धावड़ा वृक्ष की टहनी को आपका यूज़ करते थे आपका। तो ये संकेत के रूप में भी आपका काम करते हैं, मतलब जब रिवोल्ट चलते रहता था तो रिवोल्ट के टाइम पे वो आपका भौगोलिक परिस्थितियों का यूज़ करते थे। फिर अगला जो क्वेश्चन का डिमांड है उसको समझना है, सफलता में भौगोलिक स्थिति को पूछना है। तब बताना है सफलता और असफलता के पीछे भौगोलिक कारक। तो कई लोगों ने सफलता लिखा है लेकिन असफलता को नहीं लिखा, उनके दूसरे पक्ष को भी आपको लिखना है। तो हम सभी को पता है जो जनजाति होते हैं स्थानीय परिस्थिति मतलब वन या जंगल है उसको बहुत अच्छे से परिचित होते हैं, वे आसानी से वहाँ पर आपका विचरण कर सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं, छुप जाते हैं, या फिर जंगलों को इस्तेमाल करने में एक्सपर्ट होते हैं क्योंकि वहाँ वो जानते हैं। बाहर के व्यक्ति उतने नहीं होते, या जबकि ब्रिटिशर्स या फिर जो अतिक्रमण करने वाला है वो आपका जंगल से अवगत नहीं होता, और इसलिए आपका क्या हुआ, जनजातीय विद्रोह आपके मैक्सिमम जनजातीय विद्रोह आपके सफल हो गए। आप सभी पढ़ते होंगे, लेकिन हमको पता है आपके कुछ जनजातीय विद्रोह आपके असफल भी हो। कारण क्या था? कारण इसलिए था क्योंकि ब्रिटिशर्स को भी पता था कि जनजाति आपके किसी एक जंगल के आपके अंदर सर्कल में रहते थे, और जैसे आपका माना कि कहीं आपका विद्रोह हो रहा है उसको आपको असफल करना है। जैसे आपका परलकोट, तो परलकोट के जंगल को समझ गया और परलकोट के चारों ओर उन्होंने क्या कर दिया, घेराबंदी कर दिया, चारों ओर से घेर लिया, और चारों ओर से जैसे ही घेरे और जनजाति फिर उस घेरे से बाहर जा ही नहीं सकते क्योंकि उनके बाहर जाएंगे तो आपका सीधा ब्रिटिशर्स की गोली उनको मिलेगी, और इसीलिए आपका असफल भी हो गए। तो आपके सफल होने के पीछे भी कारण है भौगोलिक कारण, और असफल होने के पीछे भी कारण क्या है, भौगोलिक कारण, क्योंकि वो सिर्फ भूगोल की सहायता ले सकते हैं और किसी चीज़ की सहायता नहीं ले पाए, और इसलिए वो क्या हो गए आपके असफल। तो आपको आंसर ऐसे करके लेकर जाना है।
और लास्ट में आपको कंक्लूजन कैसे करना है, तो लास्ट में कंक्लूजन आपको बताना है करंट में जो आपका हो उसको इस तरह आज भी हम आपका देख सकते हैं जनजाति अपनी जंगल और भूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी हम आपका देखें जिससे हम आपका देख सकते हैं विगत वर्ष बैला डीला में जो उत्खनन हुआ है, जो उनके जो संसाधन है, जो जंगल के उन संसाधनों का प्रयोग करके बाहरी व्यक्ति जब आपका वहाँ पर प्रवेश करता है तो वो उनको पसंद नहीं, और आज भी वो आपका क्या रिवोल्ट एक हिसाब से उन्होंने किया है। हालांकि रिवोल्ट करने का तरीका अलग है, रिवोल्ट नहीं कहेंगे, विरोध है वो, लेकिन वो आपका आज भी वो कर रहे हैं। तो आप इसको लास्ट में क्या करें, कंक्लूजन में आप इसको लिख सकते हैं। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, समाचार पत्रों ने क्षेत्रीय आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने की प्रेरणा दी, सह उदाहरण सहित परीक्षण करें। तो देखिए आपका यहाँ पर पीछे जो आपका जो कीवर्ड है उतना आपका महत्व नहीं, ठीक, आपको उदाहरण देना है और परीक्षण। परीक्षण मतलब आपको एग्जामिन करना है, तो एग्जामिन मतलब एग्जाम्पल के थ्रू आपको आंसर करना है। तो आपका समाचार पत्र, आप पढ़ेंगे पूरा आंसर, समाचार पत्र ने क्षेत्रीय आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से, तो जो आपका रीजनल आपका क्या था मूवमेंट था उसको कैसे वो नेशनल मूवमेंट से कनेक्ट करने का काम किया, वो आपको बताना। आपका यही कंटेस्ट होना चाहिए, आपका न्यूज़पेपर कंटेस्ट नहीं होना चाहिए, न्यूज़पेपर पे बेस आंसर नहीं करना, आपका बेस किस पे होना चाहिए, आपका क्षेत्रीय आंदोलन से आपका राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना। तो कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर आपको समझना है। तो आप इस आंसर को देखते हैं। इसमें आप पहले आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपको ये बताना है कि समाचार पत्र संचार का ऐसा माध्यम बनकर उभरा जिसने छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने से निम्नलिखित आधारों से जोड़ने का कार्य किया, निम्नलिखित आधारों से जोड़ा। आप ऐसे बताएंगे, आपका एक माध्यम बना आपका संचार का और वो आपका जोड़ा। आप देखो इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, आपको 2 पार्ट में आपको आंसर कर सकते हैं। पहला तो राष्ट्रीय समाचार पत्रों की भूमिका, अब हम आपका देखेंगे इसमें भूमिका कैसे हुई आपका जोड़ने का। तो राष्ट्रीय समाचार पत्रों की भूमिका, तो कुछ पत्रिकाओं जैसे मराठा केसरी, बंदी जीवन, तो शुरुआत में आपका मराठा केसरी और बाद में आपका 1924 के बाद आपका बंदी जीवन भी आया था, तो उन्होंने भी आपका, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो ये कुछ आपकी जो पत्रिकाएं जो नेशनल लेवल की थी, ये पत्रिकाओं ने क्या किया, आपका राष्ट्रीय भावनाओं को छत्तीसगढ़ के युवा नेतृत्व जैसे माधवराव सप्रे, वामनलाल रखे, सुंदरलाल शर्मा को प्रभावित किया। मतलब ये नेशनल न्यूज़पेपर हमारे छत्तीसगढ़ के जो लीडर थे उन्होंने जब इसको पढ़ा तो वो क्या होगा, उनसे आपके इंस्पायर होने लगे, और इंस्पायर होने के कारण वो क्या हुआ, प्रभावित हुए। और यही पत्रिकाएँ राष्ट्रीय नेताओं के संदेश, वो जो न्यूज़पेपर होता था उनके जो आपके मैसेजेस होते उनको आपका पढ़ते थे, उनके विचारधाराओं को पढ़ते थे, उनके संदेश और विचारधाराओं को वो आपके छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रीय आंदोलन है वहाँ से वो आपका पिकअप करके यहाँ तक आपका प्रसारित करने का उन्होंने आपका काम किया, जिसका परिणाम बाद में हमको न्यूज़पेपर के रूप में भी देखने मिलेगा और आपका नेशनल मूवमेंट आपका आगे बढ़ने में देखता है, जिसका परिणाम छत्तीसगढ़ मित्र हिंद स्वराज के रूप में भी दिखाई देता है। तो आपको ऐसे बताना है, पहले आपको बताना है नेशनल न्यूज़पेपर को बताना है। नेशनल न्यूज़पेपर से आपको जब उनको पढ़े हमारे आपके जो लीडर, हमारे जो यंग लीडर है उससे इंस्पायर हुए, और इंस्पायर होकर उनके जो भी थॉट्स थे, उनके जो भी मैसेजेस थे, उनके जो भी आपके फिलॉसफीज थी या आइडियोलॉजी थी, उन सब को अडॉप्ट करके उन्होंने आपका छत्तीसगढ़ में उन्होंने आपका क्या किया, पहले जहाँ पर शहरी लेवल था, शहरी स्तर तक उन्होंने उसको प्रसारित करने का काम किया, और बाद में इसी से प्रभावित होकर उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर बनाए जैसे छत्तीसगढ़ मित्र आया, और बाद में आपका हिंद स्वराज जैसा आपका जो हमारे माधवराव सप्रे ने जो लिखा उसके बारे में। तो आपको ये बताना है। दूसरा, क्षेत्रीय समाचार पत्रों की भूमिका, तो अनेक स्थानीय जो हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय समाचार थे उसको लेकर चलना है। तो अनेक हमारे क्या थे, आपके स्थानीय पत्रिकाएं जैसे आपका उत्थान, विकास आदि को प्रकाशित कर स्थानीय जनता के आवाज़ को राष्ट्रीय आंदोलन एवं राष्ट्रीय नेताओं तक पहुंचाया। मतलब यहाँ की जो लोकल जो लोग थे उन लोकल की आवाज़ को हमने राष्ट्रीय नेशनल लेवल तक लेकर गए। यहाँ पर जो मूवमेंट होता था उस मूवमेंट को हम वहाँ तक प्रसारित, मतलब यहाँ का जो मूवमेंट था पहले तो यहाँ की जनता में प्रसारित होता था, और जनता के माध्यम से आपका कहाँ जाता था, आपका नेशनल लेवल तक जाने का प्रयास करता था, नेताओं तक पहुँचाया। जैसे कि असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन जैसे विकास उत्थान ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और इसने क्या किया था आपको पता है, यहाँ पर जनता के मांग के कारण ही क्या किया था, आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा ने आपका क्या किया, गांधी जी को आपका छत्तीसगढ़ में आगमन करवाया। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता थी आपका इस न्यूज़पेपर का। तो आपको ऐसा लेकर जाना था कि आपका नेताओं तक, आपका राष्ट्रीय नेताओं तक आपका संदेश पहुंचाया, जैसे असहयोग आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई एवं गांधी जी का भी छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ। तो नेशनल जो लीडर थे वो छत्तीसगढ़ भी क्यों आए, क्योंकि यहाँ के जो लोकल जो लोग थे, जहाँ जो लोकल लीडर थे, वो लोकल लीडर क्या करते थे, मांग करते थे। मांग कैसे करेंगे, आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से। न्यूज़पेपर के माध्यम से कोई मांग करता था तो फिर आपका एक माहौल बनता था, और इसलिए आपके हमेशा क्या करते थे, नेशनल लीडर को छत्तीसगढ़ में लेकर आने का प्रयास करते थे, ताकि छत्तीसगढ़ में आए तो आपका मूवमेंट और अच्छे से हो। तो आपको इसको बताना है। इसके अलावा बता सकते हैं आप जेल पत्रिका, महाकौशल, अग्रदूत,
तो तीनों आपके अलग अलग टाइम पे आए हैं। जैसे आपके पत्रिकाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन को छत्तीसगढ़ में प्रसारित किया, जिससे जैसे आपको पता होगा आपका आपका जेल पत्रिका लगभग असहयोग आंदोलन के मध्य आया था आपका, और उसके बाद महाकौशल हम आपका देख सकते हैं 1936 में, तो वो लगभग आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद था आपका। फिर अग्रदूत आपका भारत छोड़ो आंदोलन, तो आंदोलन के समय कुछ कुछ आए थे प्रसारित किए, जिससे ब्रिटिशर्स के दमनकारी नीतियों को विरुद्ध स्थानीय जनता में जागरूकता को फैलाया। पहले तो जागरूकता फैलाया और फिर आपका बम गोले का रहस्य उपाय टिकाऊ ने जैसे पत्रिकाओं ने आपका आंदोलन को प्रोत्साहित किया, मतलब लोगों को और आपका मोटिवेट करने और इंस्पायर करने का काम किया। तो इस तरह से आपको आंसर को लेकर जाना था। फिर लास्ट में कंक्लूड देंगे, अतः निश्चित तौर पर समाचार पत्रों ने छत्तीसगढ़ के आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर में एकीकृत करने का सफलतापूर्वक कार्य किया, मतलब आपको एकीकृत कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, आपको ये आपको बताना है आंसर। तो इस तरह से आपको आंसर को लेकर जाना है। आप जो भी बात कर रहे हैं ठोस बात करेंगे, मजबूती से बात करेंगे। देखो यहाँ पर भटकाव भी नहीं, आंसर को जो पूछ रहा है वही हमने बताया, और ज़्यादा मैंने यहाँ न्यूज़पेपर का हमने आपका उल्लेख नहीं किया है। एक दो न्यूज़पेपर को उल्लेख करना, वो सामने वाला भी पता है उनको कितना न्यूज़पेपर है, क्योंकि आपसे पहले बहुत लोगों ने आंसर लिखा हुआ है और उनको पता चल गया कि छत्तीसगढ़ में इतने सारे न्यूज़पेपर हैं करके। जब आपका आंसर आएगा तो उसको थोड़ा नया मिलेगा, थोड़ा उनका टेस्ट चेंज होगा, उनको लगेगा कि हाँ बंदे ने कुछ आपका अलग करके आपके यहाँ पर आंसर कर रहा है। तो आप इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। फिर हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हैं आपका कि आपका 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आपका क्या क्या कार्य हुए, कौन कौन से आपका प्रयत्न किए गए, तो उनको आप बता सकते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या क्या कार्य हुआ है आपका छत्तीसगढ़ में, तो वो आपका ईजी है। आप उसको क्या करेंगे, कुछ नहीं, आप वहाँ पर क्या करेंगे, जो भी आपका 1857 से लेकर 1900 तक जो आपकी संस्थाएं बने हैं, तो उन संस्थाओं को आप क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर उसको कर देंगे। क्लियर है। तो जैसे कि आपका यहाँ पर मालनी रीडिंग क्लब है, आपका रीडिंग क्लब है आपका, तो आपका साहित्य एवं आपका वैज्ञानिक संघ बना था आपका, ये सबको आप यहाँ लिख सकते हैं। कवि समाज है, बाल समाज, इसको आप बताएंगे थोड़ा सा। फिर आप कांग्रेस को बताएंगे, कांग्रेस का आपका 1885 में जो स्थापना हुआ था उसके बारे में, और छत्तीसगढ़ के कैसे लीडर ने आपका कांग्रेस को आपके ज्वाइन किया उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ स्टूडेंट की कॉपी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर उनके कुछ कॉपी भी देख सकते हैं। तो चलिए हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समाचार पत्रों में भी आपको कुछ कॉपियाँ यदि आपको नहीं दिखाई दी गई तो आप देख सकते हैं समाचार पत्रों की कॉपी। यहाँ पर कुछ कॉपी हम आपका देख सकते हैं समाचार पत्रों में। आपका बहुत अच्छा, अल्पा ने काफ़ी अच्छा आंसर किया है, उसकी कॉपी आप देख सकते हैं, तो उनका कॉपी आप देख लें। उसके बाद हम आपका देख सकते हैं पद्मलोचन ने भी काफ़ी अच्छा आंसर लिखा है, तो इनकी कॉपी भी आप देख सकते हैं दोनों के। तो चलिए फिर हम 4 मार्क्स में चलते हैं। देखिए काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो, आप सभी को पता होगा, लेकिन हमें पढ़ना है, इसको अच्छे से करना है तो होगा। तो चलिए देखिए महानदी घाटी के बारे में हम आपका देख सकते हैं, तो महानदी घाटी को देख सकते हैं। तो देखो महानदी घाटी में हमने आपका महत्व पूछा था, तो आपको यहाँ पर आपको बेसिकली उसके महत्व को बताना था। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अलग अलग महत्व बता सकते हैं, तो पॉइंट में बता सकते हैं। पुरातात्विक महत्व है, भौगोलिक महत्व है, आपका ऐतिहासिक महत्व दिखाई देता है, या फिर सांस्कृतिक महत्व में हम मानव सभ्यता का विकास, इस तरह पॉइंट में जा सकते हैं, या तो फिर आप इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे बेस्ट आपका यहाँ पर एक देखिए आपको कॉपी है, यहाँ पर आप क्या करेंगे पुरातात्विक महत्व, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का एक डायग्राम बनाएंगे, आप डायग्राम बनाकर बता देंगे कि आपको यहाँ पर क्या क्या मिला, उसके बाद सीधा सीधा आप आंसर लिखने पर देख सकते हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से यहाँ कई नदियाँ एवं जंगल मौजूद हैं जो कि आपका शुरुआती समय में आपका मानव बसावटों या मानव सभ्यताओं के लिए अनुकूल बन गए थे, तो इसलिए यहीं पर हम आपको दिखाई देता है प्रागैतिहासिक कालिक साक्ष्य। कड़प्पा चट्टानों के कारण जो कटने यहाँ पर जो कटाई हुआ तो आसान हुआ, और इस क्षेत्र से कई गुफाएं आरंभ समय बना, मतलब जो कड़प्पा चट्टान थी, आपको पता होगा कड़प्पा चट्टान चूना पत्थर बेसिकली होता है, तो जब नदियाँ उनको काटना शुरू की तो अब वहाँ पर क्या कंदराएँ बन गई, कंदराएँ गुफाएँ ऐसी बनी, और उन्हीं के माध्यम से वहाँ पर उनका निवास स्थल हमको देखने को मिलता, तो ये उनका इंपॉर्टेंस है। तो विभिन्न गुफाओं में चित्रकारी, और जब उन गुफाओं के अंदर हम आपका देखें चित्रकारी है, औजार मिले, शिकार आदि क्रियाएँ, छत्तीसगढ़ में मानव जीवन को आरंभिक उदाहरण मिलता है। तो आप इस तरह से इसका आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मराठाओं ने आपका कौन कौन से प्रशासनिक परिवर्तन किए। तो कुछ नहीं, आपको इसमें क्या करना है, आपको जितने ही मराठा हैं जो लीडर थे या फिर जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासक थे अलग अलग समय, जैसे बिम्बाजी भोसले है तो बिम्बाजी भोसले ने कुछ काम किया, तो 1-2 पॉइंट उसके लिख देना है। बैकोन जी ने आकर क्या किया है, विठल राव दिनकर ने आपका क्या किया है, इसको बताना है। रघुजीत रीति ने क्या किया, तो इनको आपको बताना है। तो थोड़ा थोड़ा आपको 1-2 लाइन के एक लाइन भी लिखेंगे तो आपका 5-6 लाइन कवर हो जाएगा। आपको इस तरह से आंसर करना था।
तो शासकों के द्वारा किए गए परिवर्तन को बताना है, जैसे आपका भीमराव भोसले ने आपका रतनपुर को एकीकरण किया, रतनपुर में न्यायालय की स्थापना की, वैकुंठ जी भोसले ने आपका क्या किया, सूबेदारी प्रथा को लाया, विठल राव दिनकर ने परगना पद्धति को लेकर आया, फिर आपका संपूर्ण प्रांत में वो खालसा क्षेत्र में परिवर्तित किया, ओवरऑल अधिकारी को बता सकते हैं, रेवेन्यू सिस्टम। आपके यहाँ पर कुछ कॉपी दिख रही होंगी, कॉपी को आप देखकर बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका प्रकाश ने आपका अच्छा लिखा है इसका आंसर, और आपका देशमुख, आपका जो महेंद्र देशमुख, उन्होंने भी आपका अच्छा आंसर किया। इनके क्वेश्चन के आंसर भी देख सकते हैं। अगला आपका आंसर है आपका झंडा सत्याग्रह का आपका यहाँ पर उद्देश्य पूछा गया था। तो आपको झंडा सत्याग्रह का यहाँ पर आपको उद्देश्य बताना था। तो आपको कुछ नहीं, आपको इसमें आपको लिस्ट डाउन करना है कौन कौन सा आपका यहाँ पर झंडा सत्याग्रह का आपका उद्देश्य, तो उनको आपको बताना है। तो इजी है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपी लगी यहाँ पर उन्होंने क्या किया, सीधा सीधा आपका 4 पॉइंट उन्होंने बताया। शुरू में आपको 1923 में प्रारंभ झंडा सत्याग्रह गांधीवादी अहिंसात्मक एवं रचनात्मक कार्यक्रम के थे और जिसके निम्न उद्देश्य। तो आपको शुरू करना है सीधा एक लाइन पे इंट्रोडक्शन, अगर लिख सकते हैं तो लिखेंगे, और उसके बाद सीधा आपको इसको क्या करना है 1 2 3 4 5 आप जितने पॉइंट्स जानते हैं उन पॉइंट्स को अच्छे से लिखना है। यदि आपके पॉइंट समाप्त हो जाते हैं तो लास्ट में आप इसको क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सोना खान विद्रोह एक सफल विद्रोह है या असफल विद्रोह। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सोना खान विद्रोह सफल है या असफल, तो आपको सोना खान विद्रोह को नहीं बताना है, डिस्क्राइब नहीं करना है, आपको सीधा सफल है या असफल ये बताना है। तो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आपको सफल है या असफल है उसको बताएंगे। तो पहला बता दीजिए, आप असफल बता सकते हैं। शुरू में आप स्टार्ट कर देंगे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि इस समय में आपका यह कारण था जिसके कारण आपका क्या हो सकता है, क्या हुआ, आपका सोना खान का विद्रोह हुआ और आपका अंत में आपका शहीद वीरनारायण सिंह जी को फांसी दे दी गई, जिसके कारण यह आपका अंशतः असफल दिखाई देता है। लेकिन यदि इनके परिणामों को देखा जाए तो यह आंदोलन एक सफल दिखाई देता है। जैसे कि तो परिणामों को लिख लेंगे, जैसे कि हम लिख सकते हैं आपका इस विद्रोह ने आगामी युवाओं को प्रोत्साहन करने का काम किया, जैसे हनुमान सिंह आपका उसी से आपने इंस्पायर्ड हुए थे। बाद में आपका नेशनल मूवमेंट में बहुत लोग इनसे इंस्पायर्ड हुए, उसको बताना है आपको। उस बाद जनता के समक्ष ब्रिटिश शासन के वास्तविक स्वरूप को दिखाया, तो दमनकारी थे उसको बताना है। उनका आपका जनता का कल्याण करना उनका उद्देश्य नहीं था, तो आपको बताना है। फिर अनेक नेताओं को प्रभावित किया, उसके पश्चात कांग्रेस गठन के पश्चात राष्ट्रवाद एवं मातृभूमि सेवा की भावना को जागृत किया, तो लोगों को अपने मिट्टी के प्रति, अपनी माटी के प्रति, मातृभूमि के प्रति आपका सेवा भाव जागृत की भावना को आपका जागृत किया। और फिर लास्ट में बताएंगे आपका राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बनकर उभरा। और उसके बाद हम सभी को पता है नेशनल मूवमेंट जब हुआ तो उस समय ये आपका एक प्रतीक बन गया था कि आपका कैसे सोना खान जो आपका वीर नारायण सिंह आपका शहीद हुआ है, तो इससे लोग क्या हुआ, एक आपका नेशनल मूवमेंट को भी गति मिली। तो आप ऐसा बता सकते हैं। असफल को आप एक लाइन में बोल देंगे कि आपका फांसी दे दी गई इस वजह से और दमन कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा, इसलिए आपका असफल। और परिणामों के कारण देखें तो आपका क्या है, वो आपका सफल। कई लोगों ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है आपका, तो आप उनके आंसर भी देख सकते हैं। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के सामंतवाद के उदय के बारे में बताइए। तो देखिए आपका छत्तीसगढ़ में कलचुरी सामंतवाद, तो देखो अब यहाँ पर क्या करना है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने क्या कर दिया, यहाँ पर उन्होंने सामंत को लिख दिया केवल। तो आपको सामंत को नहीं लिखना, आपको सामंतवाद के बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ पर किसी बुक में प्रॉपर नहीं दिया है, लेकिन राम कुमार बुक को यदि आप पूरा वहाँ अच्छे से पढ़ें और समग्र को, तो आपको एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा कि हुआ क्या था। तो हुआ कुछ नहीं था आपका, देखिए सभी को पता है जाजलदेव द्वितीय जो था, जाजलदेव द्वितीय ने आपका क्या किया, आपका युद्ध हो गया था आपका शिवरीनारायण पे, और जाजलदेव द्वितीय ने आपका युद्ध लड़ते लड़ते वो क्या होगा, उनके आपके वहीं पर आपका मृत्यु हो गया। और मृत्यु होने के बाद उन्होंने किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। और फिर वहाँ के जो स्थानीय जो लोग थे, जो वहाँ पे पंडित थे या फिर जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पसंदीदा व्यक्ति जो आपका राज परिवार का नहीं था उसको उन्होंने क्या बना दिया, राजा उसको बनाया, जो आपके सामंत वगैरह थे उनको। और यहीं से आपका सामंतवाद का उदय दिखाई देता, मतलब सामंत ही क्या कर रहे हैं, आपका शासन कर रहे हैं वास्तविक रूप से, तो उसको। लेकिन उसके बाद जो आपका अगला आएगा रत्नदेव तृतीय, उनके आपके सामंत रहते हैं गंगाधर राव, क्योंकि रत्नदेव तृतीय वास्तविक शासक नहीं रहते हैं, वो केवल आपके नाम मात्र हैं। लेकिन शासन कौन कर रहा है, गंगाधर राव। बाद में गंगाधर राव ने और जितने भी सामंत उनकी हत्या कर देता है, और उसके बाद गंगाधर राव ने सामंतवाद को भी क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। उसके बाद आपको ये बताना है। और फिर आपको इसको बता सकते हैं आपका लास्ट में आपको कि मराठा काल में आपका बाद में बड़े पैमाने पर हमको सामंतवाद दिखाई देता है, क्योंकि मराठा प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करते थे, वो क्या करते थे, अलग अलग आपके सामंतवाद बनाए, उन्हीं को उन्होंने बाद में जमींदार के नाम से उन्होंने आपका क्या कर दिया, या आपका बाद में उसी को माल गुजार के नाम से भी हम आपको देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह से आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर आपको सामंतों के बारे में नहीं लिखना है,
थोड़ा बहुत बता सकते हैं शुरुआत में सामंतों के बारे में, यदि आपके पास स्पेस है, क्योंकि 4 लाइन का ज़्यादा स्कोप नहीं है। बड़ा क्वेश्चन आएगा तब सामंतों के बारे में लिखें, लेकिन 4 नंबर में सिर्फ सामंतवाद को ही आप क्या करेंगे, आप डील करेंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं। आई होप यहाँ पर आप इसको समझ आएगा। तो चलिए हम आपका फिर सीधा 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला हमारा 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका आपका रीवा में प्राप्त आपके ऐतिहासिक साक्ष्यों के बारे में आपको बताना है। तो देखो आपके हम जो प्री में जो पढ़ते थे आपका रीवा, तो उस रीवा में जो मिला है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा स्कोप नहीं, जो चीज़ मिला है उस सब चीज़ों को बताना है। बहुत सारे सिक्के मिले हैं, कुआं मिला है, रिंगवेल, तो उसको आप सीधा आंसर करें। आप कॉपी देख सकते हैं सीधा, प्राची ने भी काफ़ी अच्छा आंसर लिखा है, उनके कॉपी भी देख सकते हैं। तो इस टाइप का आपको आंसर लिखना है। तो मैकल के पांडव वंश, अगला क्वेश्चन हमारा मैकल के पांडव वंश के बारे में आपको बताना है। तो मैकल के पांडव, तो यहाँ पर सभी ने गलती ये किया है आपका, उन्होंने आपका सिरपुर के पांडु वंश के बारे में बता दिया। तो सिरपुर के पांडु वंश के बारे में नहीं बताना है, मैकल के पांडव वंश के बारे में बताना है। और पांडव वंश को आपको कैसे लिखना है, तो पहले बताएंगे कि कौन से आपका स्रोत के माध्यम से की जानकारी, जैसे मल्हार आपका ताम्रपत्र मिला था, मल्हार में इनका ताम्रपत्र मिला था। फिर उनके कौन कौन से प्रमुख शासक थे, इनको आपको बताना है, उनकी राजधानी क्या थी, और इनसे संबंधित और कोई यदि जानकारी, कोई युद्ध हुआ होगा या फिर कोई साहित्य मिला है, इन सब चीज़ों को, या फिर उनका लोकेशन, ऐसा आपको लेकर इसका आंसर करना है। क्लियर है। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन हमारा आपका दस्तूर उल अमल। तो दस्तूर उल अमल को हम आपका देख सकते हैं। तो दस्तूर उल अमल क्या था आपका, पहली बात तो एक आपका एक बुक था, रिवेन्यू बुक था, जिस रिवेन्यू बुक में आपको जो रिवेन्यू सिस्टम के बारे में था, मेजरमेंट्स के बारे में था, उन सब का उल्लेख था। तो यहाँ पर उनको लिखना है। जैसे देख सकते हैं आपका दस्तूर उल अमल छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत राजस्व मामलों से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु एक नियमावली था आपका, ठीक, जिसे आपका राजस्व प्रशासन को व्यवस्थित रूप से संचालित करने, सुदृढ़ करने एवं जमींदारों व मालगुजारों को भू राजस्व कर संबंधी नियमों के निर्देश हेतु बनाया गया था। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है आपका, काफ़ी इजी है, आप इसको लिख सकते हैं इजी। क्लियर। तो आप यहाँ पर एक मॉडल आंसर ग्रुप में हम इसको आपका दे दिए। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपका त्रिकलिंगाधिपति से क्या आशय है। तो ये आप क्या समझते हैं, देखो आपको क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। यदि पूछा त्रिकलिंगाधिपति क्या होता है, तब आपको अलग आंसर लिखना है। यदि आपसे ये पूछा है कि त्रिकलिंगाधिपति के बारे में बताइए, तब आपका आंसर अलग हो जाएगा। और यदि ये पूछा है कि त्रिकलिंगाधिपति के बारे में आप क्या समझते हैं, यदि पूछा आप क्या समझते हैं, तो अपने हिसाब से आंसर लिखना है। आ रहा समझ। तो लिखना वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा चेंज। आप क्या समझते पूछा, तो अपने हिसाब से, तो अपने हिसाब से इस आंसर को स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर जो आंसर है इससे अच्छा और भी आप लिख सकते हैं। तो आप सभी को पता है आपका त्रिकलिंगाधिपति, आपका उसको शाब्दिक अर्थ क्या होता था, कलिंग क्षेत्र। कलिंग में कौन होता था, कौशल, कलिंग, उत्कल, इन 3 क्षेत्र सम्मिलित। इन तीनों को यदि कोई आपका विजिट करता था तो उसी को यह उपाधि मिलता था। बेसिकली ये कौन होता था, सोमवंशी शासकों को मिलता था। और सबसे पहले हम आपका देखें, यदि हमारे जो साक्ष्य मिलते हैं, तो महाशिवगुप्त तीवर देव द्वारा सबसे पहले आपका उपाधि धारण किया गया था। तो आपको ये सबको बताना है, ठीक। और मुख्य रूप से कुछ नहीं, त्रिकलिंगाधिपति मतलब एक भौगोलिक आपका शासक, उस क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र का शासक कोई त्रिकलिंगाधिपति बोलते थे, और कुछ भी नहीं आपका। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका शंख लिपि। तो शंख लिपि, छत्तीसगढ़ में प्राप्त शंख लिपि अभिलेख के बारे में बताइए। तो आपको ये भी दिया गया, समग्र में दिया गया, छत्तीसगढ़ समग्र के बुक में। तो आपको उसी से लिखना है। कई लोगों ने आपका यहाँ पर ऑब्जेक्शन किया है कि वो आपका शंख लिपि आपको वहाँ से प्राप्त हुआ है, जैसे कि आपका सीता लेखनी से, जो सीता लेखनी पर्वत है, उस जो लेखनी लिखा गया वो शंख लिपि पे ही लिखा गया है। ठीक है, वो भी ठीक है, हम उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ पीएससी जब कोई क्वेश्चन आपको देता है तो उसका मॉडल आंसर भी साथ में देता है। अब वो मॉडल आंसर वो आपका कहाँ से बनाया रहा है, वो मॉडल आंसर आपका छत्तीसगढ़ समग्र से, या जो स्टैंडर्ड बुक है जो छत्तीसगढ़ राम कुमार बिहार हो गया है आपका, इन सब से बनेगा। जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में जो बुक चल रही हैं, तो उन पब्लिकेशन से ही आपका क्या होता है, आपका मॉडल आंसर तैयार किया जाएगा। अब ठीक है, यहाँ पर भले आप शंख लिपि लिख देंगे, लेकिन सामने वाला आपका आंसर काट देगा। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है, हम लोग ने आपका, बहुत से स्टूडेंट ने आपका, हमने क्या किया, आपका आरटीआई के माध्यम से हमने आंसर निकलवाया, आपको आंसर शीट बहुत से स्टूडेंट, हम आपको बाद में शो कर देंगे उसको भी। उसमें हम दिखाएंगे कि कई बार हम बहुत सही आंसर लिख कर आए रहते हैं, फिर भी उसको काट कर बिल्कुल जीरो। अब उसको जीरो देने का अर्थ ये नहीं कि मतलब उसको सामने वाले कुछ नहीं आता। जीरो देने का मतलब यहाँ पर इसलिए है क्योंकि उन्होंने आपका मॉडल आंसर के हिसाब से आंसर नहीं किया है, बल्कि उन्होंने आपको कुछ और लिख दिया। यदि मॉडल आंसर में शंख लेखनी में राजिम और आरंग लिखा है, तो आपको आंसर में भी आपको राजिम और आरंग होना चाहिए। आपका सीता लेखनी लिखेंगे तो उन लोग काट देंगे, उनको भी नहीं पता रहता। क्लियर है, पता होता है लेकिन उतना नॉलेज नहीं होता किसी को एकदम। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे आप सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है डोंडी लोहारा
में जो आपका विद्रोह हुआ था तो किसान आंदोलन, तो उसको बताना है। तो डोंडी लोहारा में आपको क्या करना है, पहले तो आपको पहले कारण बताना है, पृष्ठभूमि, फिर आपको बताना है यदि उसका उद्देश्य पता है तो लिख दे, फिर बताना है नेतृत्व करता, फिर लास्ट में परिणाम। 4 पॉइंट के अलावा आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पर बताना नहीं है। यहाँ पर आप कॉपी देख सकते हैं, कुछ लोग की, देशमुख की भी कॉपी देख सकते हैं, महेंद्र देशमुख की, उन्होंने इसको आपका ठीक डील किया। अगला क्वेश्चन है आपका, मराठा काल में हुए धमधा के गोंड राजाओं के विद्रोह के बारे में बताइए। तो आपका मराठा काल के दौरान जो धमधा के गोंड विद्रोह हुआ है उनको आप देख सकते हैं। तो आपका धमधा के जो गोंड विद्रोह हुआ है तो उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, धमधा के गोंड विद्रोह में आपको क्या करना है, पहले तो कारण बताना है, उसके बाद यदि उद्देश्य तो उद्देश्य को बताएंगे, परिणाम बताएंगे, और आपका यहाँ पर नेतृत्व करता, ये भी आपके बुक में दिया हुआ है, आप इसको मॉडल आंसर के रूप में ले सकते हैं। ये आंसर भी आपका उतना ही आपका सूटेबल, इसमें पूरा 2 में 2 आपको मिल सकता है। अगला प्रश्न है, पत्र ब्रह्म का उद्देश्य क्या है। तो पत्र ब्रह्म योजना आपको, आप कई लोग पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर आपका हर्षुल जी को भी जोड़ दिए, वो आपका ठीक है उनको जोड़ना है, लेकिन इतना ज़्यादा उनको नहीं बताना, आपको बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं बनाना, आपको सीधा क्या करना है 1 2 3 4 5। तो सीधा क्या करना है 1 आपका पॉइंट 1 2 3 लिखेंगे, आपका 2 मार्क्स का, तो 3 4 आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको आंसर में दिख रहा है, तो आप इस टाइप का आंसर लिख सकते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन है, सैंडिस की भू राजस्व नीति के बारे में बताइए। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं सैंडिस ने आपका क्या किया, ताहूतदारी नामक एक नई नीति को प्रारंभ किया, जिनका उद्देश्य क्षेत्र, कोई क्षेत्र है वहाँ पर हम क्या करें, भूखंडों कृषि क्षेत्र को परिवर्तित करना, कोई भी आपका बंजर भूमि उसको एग्रीकल्चर में फॉर्म में चेंज करना था आपका। ये बहुत बड़ी नीति थी आपको, क्लियर। एक्चुअली उनको रेवेन्यू, अंग्रेजों जो होते थे उनको रेवेन्यू के जितने ज़्यादा साधन मिल जाए उतने अच्छे, तो जो बंजर भूमि पड़ी उनको आपका क्या करते थे, आपका उसको रिफॉर्म करके या फिर उनको आपका अच्छे से उसका विकास करके उसको आपका उपजाऊ भूमि परिवर्तित करना था, और परिवर्तित करके वहाँ पर जो टैक्स था उस टैक्स को आपका लेना था, उसको ताहूतदारी व्यवस्था बनाया, लोरमी तरेंगा इनका निर्माण किया। तो आप ये सब पूरा लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पे भी मिल सकता है। तो यहाँ पर आपके सभी आपके आंसर को मैंने आपका डिस्कस किया, आपका 2 मार्क्स को मैंने उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं बताया, बाकी आपके बड़े क्वेश्चन पर अच्छे डिस्कस किया, आपके जो प्रॉब्लम थे उस पर हमने आपका बात किया, और आपका जो बच गया कॉमन क्वेश्चन तो उस पर हम आपका ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ऐसे कॉमन क्वेश्चन ज़्यादा कुछ नहीं, आपके जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन पर हम आपका अलग से बात कर लेंगे, और जो कीवर्ड वाला है उसके लिए हम आपका अलग वीडियो बना देंगे। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। यदि आपको कोई भी और डाउट है इतने चीज़ों के आपको देखने के बाद, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम है, या हमारे ग्रुप में है, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।